स्वागत है आपका। एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर विकास दुबे का उज्जैन कनेक्शन मिल गया है। हॉस्पिटल संचालक का रिश्तेदार था शराब कंपनी का मैनेजर और कानपुर शहर में रहता है हॉस्पिटल संचालक। शिवली रोड पर है कानपुर में रहने वाले मददगार का हॉस्पिटल। हॉस्पिटल संचालक का करीबी था उज्जैन का शराब कंपनी मैनेजर अनुराग तिवारी। तो अभी तक पूरे प्रकरण में जो बड़ा सवाल था वो यही कि आखिर कैसे पहुंचा उज्जैन और वहां जाकर पूरी प्लानिंग के साथ उसने खुद को पकड़वाया। तो अब मिल गया है विकास दुबे का उज्जैन कनेक्शन। सवाल लोग यही कर रहे थे कि आखिर उज्जैन से क्या कनेक्शन है, मध्य प्रदेश में ही जाकर इसने क्यों ये पूरी प्लानिंग की कि इसको यहीं से पकड़ा जाना चाहिए। कानपुर शहर में रहता है एक हॉस्पिटल संचालक। शिवली रोड पर कानपुर के रहने वाले मददगार का अस्पताल है और अस्पताल संचालक का करीबी था उज्जैन का शराब कंपनी मालिक। तो यही है विकास दुबे का उज्जैन कनेक्शन। विस्तार से जानकारी के लिए रुख करते हैं संतोष शर्मा। लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता। संतोष, शुरू से ही इस मामले की छानबीन की जा रही थी। आखिर उज्जैन में जिस तरह इसने जाकर पूरी प्लानिंग के साथ खुद को पकड़वाया, फरीदाबाद से उज्जैन 12 घंटे सड़क मार्ग से इसने तय कर लिया और किसी ने इसको नहीं रोका, किसी को भी डाउट नहीं हुआ, जबकि पुलिस हर जगह चेकिंग कर रही है, नाकेबंदी है। तो लोग ये कह रहे थे क्या कनेक्शन है इसका उज्जैन से, विस्तार से समझाइए जरा। देखिए, विकास दुबे जब फरीदाबाद से फरार हुआ, उसका उज्जैन में नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से यूपीएसटीएफ की टीमें लगातार तलाश कर रही थी कि आखिर उज्जैन कैसे पहुंचा और क्यों उज्जैन पहुंचा और उज्जैन में कौन उसका मददगार था। ये एक बड़ा सवाल था। उज्जैन में मददगार शराब कंपनी का मैनेजर अनुराग शर्मा था, जो बताया जा रहा कि चित्रकूट का रहने वाला है। लेकिन अनुराग शर्मा तक विकास दुबे कैसे पहुंचा, ये एक दूसरा सवाल था। लिहाजा अब तक जो जानकारी मिल पा रही है कि कानपुर के शिवली रोड पर एक निजी हॉस्पिटल है, उसके संचालक के द्वारा ये मदद की गई थी। इस हॉस्पिटल संचालक का जो मालिक है हॉस्पिटल का, उसका ये दोस्त है, करीबी रिश्तेदार है अनुराग तिवारी। उसी की मदद से विकास दुबे वहाँ उज्जैन पहुँचा और उज्जैन में उसने जब वो सफ़ेद बोलेरो से खुद ड्राइव करके महाकाल मंदिर पहुँचा तो वो भी मदद की। हालांकि वहाँ पर पूछताछ की जा रही है और यूपीएसटीएफ की टीम एक अब उज्जैन रवाना होगी। उज्जैन जाएगी, वहाँ पर इससे पूछताछ करेगी जो वहाँ पर शराब कारोबार जो कंपनी का जो मैनेजर था। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो संचालक का जो कनेक्शन आया हॉस्पिटल संचालक का, उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उसको कहीं ना कहीं हिरासत में लिया जा चुका है। अभी इसके आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कानपुर पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ कर रही है। क्योंकि विकास दुबे वहाँ से भागने के बाद शिवली रोड के जो निजी हॉस्पिटल संचालक है उसके संपर्क में आया, सीधे संपर्क में नहीं आया। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वो सीधे हॉस्पिटल संचालक को उसने संपर्क नहीं किया। उसने अपने 2 से 3 लोगों के बीच के एक पूरी ट्रेल तैयार किया। उसके बाद संचालक को मदद के लिए कहा। उस मददगार हॉस्पिटल संचालक ने उज्जैन में अपने करीबी रिश्तेदार के लिए कहा और फिर उज्जैन में नाटकीय ढंग से विकास दुबे सरेंडर कर गया। अब यूपीएसटीएफ की टीम इस पूरे चेन को, ट्रेल को करने के लिए वहां उज्जैन जाएगी। उज्जैन में उस शराब कंपनी के संचालक से पूछताछ भी करेगी कि उसको किसने फोन किया था, क्योंकि हॉस्पिटल संचालक और उस शराब कंपनी के मैनेजर के बीच में भी 2 से 3 कड़ियां हैं, जिसमें एक वकील का भी नाम बताया जा रहा है कि जिसके कहने पर ही विकास दुबे अपनी लोकेशन बदल रहा था। लिहाजा यूपीएसटीएफ की टीम अब उज्जैन जाएगी, वहां पर उससे पूछताछ करेगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब उज्जैन जाएगी, उससे पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये रिश्ता दरअसल क्या था, ये कनेक्शन क्या कहलाता है। इस पर अब और विस्तार से जानकारी जुटाएगी यूपीएसटीएफ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए संतोष। लेकिन एक अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। लखनऊ से खबर आ रही है जहां ईडी ने विकास की संपत्ति की जांच शुरू कर दी। ईडी ने आईजी रेंज कानपुर से संपत्तियों की जानकारी मांगी है, व्यापारियों के साथ साझेदारी का ब्यौरा मांगा है। बिकरू गांव में खेती, मकान समेत सारी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। कानपुर के एसएसपी ने संपत्ति की जांच के लिए पत्र भी लिखा था। संपत्तियों की जांच में रडार पर कानपुर के कई बड़े व्यापारी भी हैं। विकास की काली कमाई में रंगदारी देने वाले व्यापारी भी इसके जद में हैं। जय वाजपेयी के कारोबार पर भी ईडी की जांच होगी। प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में जय के साम्राज्य में विकास का बड़ा इन्वेस्टमेंट संभव है। चौबेपुर के इंडस्ट्रियल एरिया की बड़ी कंपनियों से भी होगी इन्वेस्टमेंट पर पूछताछ। कई बड़ी कंपनियों को जमीन मुहैया कराने में विकास दुबे की अहम भूमिका रही। जमीन मुहैया कराने के एवज में विकास दुबे कई कंपनियों में पार्टनर बताया जा रहा है कि वो पार्टनर तक बन गए।
उधर विकास से रास्ते में पूछताछ की यूपी एसटीएफ ने, जिसमें कई अहम राज उसने खोले। विकास ने कई मददगार अधिकारियों के नाम तक उगल दिए, जिसमें कि लखनऊ से लेकर उन्नाव और कानपुर में अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों के साथ कई बड़े नेताओं के संबंधों के राज भी उसने उजागर किए। यूपी पुलिस के कई बड़े अधिकारियों से भी विकास दुबे ने अपने निजी रिश्ते बताए। उज्जैन से लखनऊ लाते वक्त एसटीएफ रास्ते में उससे पूछताछ करती रही। विकास ने खुलासे में बताया कि पूरा थाना मेरे साथ था, लेकिन देवेंद्र मिश्रा हर काम में अड़ंगा लगाते थे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, विस्तार से बताइए जरा, ईडी जो है अब वो जांच करने जा रही है विकास दुबे की प्रॉपर्टी की, जो बताया जा रहा है कि कई सौ करोड़ में हो सकती है, जिसमें जमीन भी शामिल है, कैश भी शामिल है, थाईलैंड से भी कनेक्शन इसका सामने आ रहा है। क्या हवाला में भी ये इन्वॉल्व हो सकता है? बड़े कारोबारी, व्हाइट कॉलर अधिकारी, कितने लोग इसकी जद में आ सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लखनऊ के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह की तरफ से एक पत्र लिखा गया है एडीजी जोन कानपुर को, और इस पत्र में पूछा गया है कि विकास दुबे, उसके निकटतम सहयोगियों और उसके फैमिली मेंबर, इनके खिलाफ कितनी एफआईआर हैं, इनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है और अनुमानित लागत क्या है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इनके खिलाफ जितने भी प्रॉपर्टी हैं और जितनी भी एफआईआर है, चार्जशीट हैं, उन सभी की जानकारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी जाए। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच इस बात की भी की जा रही है कि इसके फाइनेंसर कौन थे, क्योंकि लखनऊ कानपुर के आसपास की करोड़ों रुपए की संपत्ति बताई गई है और इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि संपत्तियों के तार विदेशों तक पहुंचे हों। लिहाजा ईडी अपनी जांच इस बात पर भी केंद्रित रखना चाहता है कि इसके फाइनेंसर कौन थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मांगी गई है उसमें 50% से ज्यादा जानकारी अब तक ईडी के पास आ चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, और जल्द ही इस पूरे मामले पर जांच शुरू की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी जाएगी और काफी जानकारी ईडी के पास पहुंच गई है, और अब देखना होगा कि कितने बड़े कहां तक इसके कनेक्शन जो है निकल कर आते हैं, और दरअसल इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है जो वेल्थ कह लीजिए, वो कितनी लीगल है, कितनी इलीगल है, कैसे इसने कमाई, अब इस सब की जानकारी जो है जुटाएगी ईडी। संतोष शर्मा का रुख करते हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, दो अहम बातें, एक तो कानपुर से सारी जानकारी ईडी के पास लगभग पहुंचा दी गई है, हमें अभी ओम प्रकाश तिवारी बता रहे थे, अब जानकारी जुटाई जाएगी कि दरअसल कौन वो कारोबारी थे, कहां इसका इन्वेस्टमेंट था। खबरें तो यहां भी आई कि किसी कंपनी को अगर लैंड दिलवाना है तो ये उसमें पार्टनर तक बन बैठा। और इसके अलावा अहम बात यह कि जब एसटीएफ इसको ला रहा था मध्य प्रदेश से, कई खुलासे इसने किए रास्ते में, कई अधिकारियों के नाम लिए कि मेरी कहां साठगांठ है, कई पॉलिटिकल पार्टीज, राजनेताओं के भी नाम इसने लिए। देखिए, बिल्कुल उज्जैन से कानपुर लाते वक्त यूपी एसटीएफ और कानपुर पुलिस की टीम लगातार विकास दुबे से पूछताछ कर रही थी, क्योंकि इस दौरान उसको पता था कि इसके बाद जब कोर्ट में ले जाया जाएगा, फिर जेल चला जाएगा, तो लिहाजा इस वक्त का जो गोल्डन टाइम था उसका यूपी एसटीएफ और कानपुर पुलिस ने इस्तेमाल किया और सदुपयोग किया और पूछताछ की। इस पूछताछ में विकास दुबे ने कई ऐसे अधिकारियों के नाम लिए जो कई कानपुर, उन्नाव और लखनऊ में बड़े अफसर हैं, यूपी पुलिस के अफसरों के नाम लिए जिनसे उसके संबंध थे। इसके साथ ही उन नेताओं के नाम लिए जिनसे के द्वारा उसको उम्मीद थी कि वो उसकी मदद करेंगे, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने मदद भी की। जो विकास दुबे जो फरार हुआ, अब इसकी जांच का विषय है कि वो लोगों के कितनी मदद विकास दुबे को मिल पाई, लेकिन इतना ज़रूर है कि विकास दुबे ने कई ऐसे लोगों के नाम लिए जिनसे उसने मदद मांगी और मदद भी मिली। पहले भी उसको मदद मिलती रही और इस कांड में भी उसको मदद मिली। वहीं दूसरी तरफ विकास दुबे के अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो बिकरू गाँव है वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में जिस भी दो बड़ी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहां पर विकास दुबे के नाम की तूती बोलती थी, उसने अपने लोगों को वहां पर बतौर मजदूरी के तौर पर वहां पर नौकरी दिलवा रखी थी। इन कंपनियों को जब भी लैंड की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो फैक्ट्री खोलने के नाम पर या फिर वहां पर अपनी फैक्ट्री के एक्सपेंशन में, जब भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, विकास दुबे ने ही वो लैंड मुहैया कराई, सस्ते दामों में मुहैया कराई। किसी ने अगर अड़चन पैदा की, किसी किसान ने या किसी खेतिहर ने अगर मना किया, तो विकास दुबे ने धमका करके वो औने पौने दाम में फैक्ट्री मालिक को दिलवाई। और इसके एवज में जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि विकास दुबे ने उसमें बाकायदा कोई पैसा नहीं लिया कि हमने आपको 1 करोड़ की ज़मीन दिलवाई तो हमको 10 लाख कमीशन चाहिए। उसने उस फैक्ट्री में अपना एक पार्टनरशिप ले ली
10 से 15% तक की पार्टनर की बात आ रही है कि उसने कई फैक्ट्रीज में 10 से 15% तक की पार्टनरशिप ले रखी थी। इसी को जांच करेगी ईडी। इसके साथ ही जो रंगदारी की वसूली में जो पैसा आता था, वो पैसा कानपुर के जय वाजपेयी के पास पहुंचता था। जय वाजपेयी और विकास दुबे के बीच में जो व्यापारिक कनेक्शन है उसको तलाशा जाएगा। ईडी की जद में कानपुर के बड़े व्यापारी, बिकरू के इंडस्ट्रियल एरिया के कहा जाए कि जो फैक्ट्री मालिक हैं, 2 बड़ी कंपनियां उसके रडार पर हैं। इसके साथ ही तमाम अन्य जो प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में लोग हैं, खास करके कानपुर के बैराज से लेकर के कानपुर बैराज से लेकर के उन्नाव से सटे हुए इलाके में जिन लोगों ने प्रॉपर्टी डीलिंग के बड़े साम्राज्य खड़े किए, बिल्कुल, तो ये तमाम जो काम है, चाहे वो ठेकेदारी से संबंधित हो या बीच में दलाली से संबंधित हो, और कैसी भूमिका इसमें विकास दुबे की रही और कैसे इतने सालों के भीतर ये कई सौ करोड़ का असामी बन बैठा, इसकी अब पूरी तरह से पड़ताल होगी। ईडी इसको पूरा जांच करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, अहम जानकारी के लिए। इस बीच आपको बता दें, विकास दुबे का एक नया वीडियो सामने आया है। एबीपी गंगा के पास विकास के डांस का वीडियो है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अपने साथी अमर दुबे की शादी के किसी फंक्शन का ये वीडियो हो सकता है, जिसमें गाने पर जमकर अमर दुबे के साथ विकास थिरकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कानपुर में विकास और हमीरपुर में अमर दुबे मारे जा चुके हैं। एक और बड़ी खबर मेरठ से आपके सामने रखने जा रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर पर पीआईएल दाखिल हो गई है। विकास को संरक्षण देने वाले बच गए हैं, याचिकाकर्ता का यह कहना है। शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को अधूरा न्याय मिला है। सीबीआई या हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। सपा नेता अभिषेक सोम ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है और दलील ये कि शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार वालों को अधूरा न्याय मिला है, क्योंकि वो लोग बच गए हैं जिनकी सरपरस्ती या संरक्षण में था विकास दुबे। सपा नेता अभिषेक सोम ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है और हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। एनकाउंटर पर पीआईएल दाखिल की है और विकास को संरक्षण देने वाले बच गए हैं, याचिकाकर्ता अभिषेक सोम ने इसमें यह कहा है। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी के ढेर होने के बाद भी पुलिस लगातार एक्शन में है। अभी भी विकास के फरार गुर्गों की तलाश है। कानपुर कांड के 2 आरोपियों को पनाह देने के मामले में पुलिस ने ग्वालियर के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं कानपुर में विकास के बिकरू कस्बे में पुलिस घूम रही है। साथ ही वारदात के वक्त लूटे गए हथियारों को लेकर मुनादी करवाई जा रही है। जिसके पास लूटे हुए हथियार हैं वो उन्हें जमा करा दे 24 घंटे के ऊपर अंदर, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुनिए। या किसके पास है वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दें, अन्यथा 24 घंटे के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है। अरे भाई सामने से खड़े हो जाओ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, कोरोना की चपेट में सपा के एमएलसी आ गए हैं। सुनील सिंह साजन को कोरोना हो गया है। लखनऊ के गुलिस्तान कॉलोनी में वो रहते हैं और उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और ताजा उसकी चपेट में आए हैं सुनील सिंह साजन, जो कि सपा के एमएलसी हैं, लखनऊ की गुलिस्तान कॉलोनी में रहते हैं और उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, लखनऊ से खबर है, केजीएमयू में 3895 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया है। जांच रिपोर्ट में 275 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। लखनऊ के सबसे ज्यादा 142 नए मरीज संक्रमित हैं और कन्नौज में 30, मुरादाबाद में 16, संभल में 23 नए मरीज सामने आए हैं। अहम खबर, लखनऊ के सबसे ज्यादा 142 मरीज जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जांच रिपोर्ट में 275 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जबकि केजीएमयू में 3895 लोगों का सैंपल गया था टेस्टिंग के लिए। उत्तर प्रदेश में कल रात 10 बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसका आज कई जगहों पर असर देखने को मिला। पुलिस कड़ाई से इसका पालन करा रही है। हम आपको ऐसी 8 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां आप देख पाएंगे कि कैसे दिल्ली नोएडा बॉर्डर से लेकर प्रयागराज, वाराणसी और राजधानी लखनऊ तक सड़कों पर सुरक्षा सख्त है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है और पुलिस साथ ही प्रशासन के साथ मिलकर कुछ टीम्स बनाई गई हैं जो लॉकडाउन का पालन करवाएंगी।
दिल्ली नोएडा बॉर्डर में देखिए, यहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई, कई जगह जाम लगा नजर आया क्योंकि पास चेक किए बिना लोगों को पुलिस जाने नहीं दे रही, जिस कारण यहां जाम लगा रहता है। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद सब जगह सड़कें सूनी नजर आ रही हैं, पुलिस गश्त लगाती दिख रही है। गोंडा में भी पुलिस ने मार्च किया है, सुल्तानपुर में भी प्रशासन की टीम और पुलिस ने मार्च किया। लखनऊ में सड़कें सुनसान है। हजरतगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मार्केट की, काफी चहल पहल वाला इलाका जो फिलहाल शांत है क्योंकि लॉकडाउन है 55 घंटे का प्रदेश में। तो कोरोना जिस तेजी से पैर पसारता जा रहा है, इसको लेकर प्रदेश सरकार ने 55 घंटे के लॉकडाउन का नया प्रयोग किया है। इसका कानपुर में कितना असर दिख रहा है, वहां का जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता प्रभात अवस्थी ने। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 55 घंटे के लॉकडाउन का ऐलान किया और हम इस वक्त कानपुर के घंटाघर पे मौजूद हैं। ये तस्वीर जो आपको बताएगी कि कानपुर में किस तरह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है, क्योंकि अमूमन घंटाघर पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। हालांकि जब से अनलॉक शुरू हुआ है उसके बाद भी जाम की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद हैं, सड़क पर चहल पहल भी कम है। वहीं अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जो संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से पैर फैला रहा है। लगभग 1650 जो कोरोना मरीज़ हैं वो सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक हफ्ते में मौत का आंकड़ा जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है और अब ये मृतकों की जो संख्या है वो 80 से ऊपर यानी 82 हो चुकी है। तो साफ है कि जो कानपुर में अगर कोरोना के खतरे की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से पैर फैला रहा है। पिछले एक हफ्ते में अगर एक औसत निकाला जाए तो प्रतिदिन 4 से 5 लोगों की जो मौत हो रही कोरोना से चलते, लिहाजा जो लॉकडाउन है वो किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो कानपुर में असर देखने को मिला। लेकिन अगर बात की जाए लॉकडाउन की तो आज सेकेंड सैटरडे होने की वजह से अधिकतर जो ऑफिसेज हैं वो बंद थे और कल संडे है, लिहाजा मार्केट जो है वो भी बंद रहती है। हालांकि जो आज की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और लोग जो है वो घरों में ही है। उसकी जो तस्वीर है वो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट संकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। कानपुर से आपने रिपोर्ट देखी, अब राजधानी लखनऊ का हाल भी आपको दिखाते हैं। यहां पर 55 घंटे का लॉकडाउन जो लगा है उसका असर क्या देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जुलाई के पहले 10 दिनों में ही 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इसी को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 11 जुलाई और 12 जुलाई को पूर्णतः बंदी यानी कि लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। ये कुल 55 घंटे का ये लॉकडाउन है और पूरे प्रदेश में ये लॉकडाउन जो है वो लागू है। केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर हर चीज़ बंद रहेगी। हम इस वक्त लखनऊ में ये जो हजरतगंज चौराहा है, मुख्य चौराहा जिसे अटल चौक भी कहते हैं, वहाँ पर मौजूद है और आप देखिए किस तरीके से जो सारे रास्ते हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस के लोग तैनात हैं। ये मुख्य मार्ग है सामने जो दिख रहा है, ये चारबाग जाता है, लेकिन वहाँ पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। बहुत कम लोग आ जा रहे हैं इस वक्त। इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो रास्ता है यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है। हर आने जाने वाले से पुलिस के जो लोग मुस्तैद खड़े हैं वो पूछताछ कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कोई अकारण ही तो बिना किसी काम के तो नहीं निकला है वहाँ पर, और जो ऐसा मिल रहा है उसका चालान भी किया जा रहा है। इसी तरीके की स्थिति जो ज़्यादातर हम कहें तो चौराहे शहर के वहाँ पर किया गया है। पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। आप देखिए डायल 112 की भी गाड़ियाँ हैं, जो लोकल थाना है उसके एसओ की भी गाड़ी खड़ी है, पीएसी भी वहाँ तैनात की गई है। कोशिश यही है कि जिस तरीके से ये संक्रमण बढ़ रहा है उसकी चेन जो है उसको तोड़ा जाए। कैमरा से जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। भागम भाग वाली सुबह के लिए घर का गेट खोल रहा हूँ। जल्दी करो, लेट हो गया। देखो मैं फिर से ये सब बोल रहा हूँ। अगर टीम पूछेगी इन दिनों क्या क्या किया है, हक से बोलूंगा किचन लीड करने का एक्सपीरियंस भी लिया है। क्राइसिस को अंगूठा दिखा, मैं हर दिन को सेलिब्रेट करता रहा। दर्द से अपनों को संभाला और खुद भी हर पल संभलता रहा। दर्द अंदर का हो या बाहर का, हमें कुछ सिखा के ही जाता है। वोलेनी, नो टाइम फॉर पेन। अब कॉल करें और पाएं फिजियोथेरेपिस्ट से फ्री कंसल्टेशन।
भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं चुनौतियों को अवसर में बदलने के उनके संदेश से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों, कामगारों को उनके घर एवं आसपास ही रोजगार देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मनरेगा में प्रतिदिन श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। मानव दिवस सृजन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ और रोजगार की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। वृहद एवं एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों में 7,80,000 से अधिक यूनिट्स क्रियाशील हो गई हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में नई उत्पादन इकाइयों की भी शुरुआत हुई, जिनके माध्यम से पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया। इससे प्रदेश में उपलब्धता बढ़ी एवं अन्य प्रदेशों में भी आपूर्ति की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान चीनी मिलों, ईंट भट्ठों और कोल्ड स्टोरेजों के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार दिया गया। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। देश में पहली बार कामगारों एवं श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से रोजगार की तुरंत आवश्यकता वाले कामगारों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों के चयन हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। कण कण में भारत, अपने रग रग में भारत, इसी से रोशन, इसी से उज्जवल, बरसों से अपना पथ, बरसों से अपना पथ। भारत से है हम, भारत जैसे हम, भारत से है हम। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी कि 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी कि 888 पर। तो आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एक और यूपी में लॉकडाउन है तो दूसरी ओर कई जिलों में बारिश भी हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज में तो कल रात से ही रिमझिम बरसात से मौसम सुहावना बना हुआ है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तापमान गिर गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। लेकिन लगातार बरसात से कई इलाकों में जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में घुटनों तक पानी है। ये अलग बात है कि इंद्रदेव की मेहरबानी लॉकडाउन में यहाँ के प्रशासन के लिए खासी मददगार साबित हो रही है। पिछले कुछ घंटों में प्रयागराज में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तकरीबन एक हफ्ते के इंतजार के बाद संगम नगरी प्रयागराज में मानसून ने एक बार फिर से वापसी की है। मानसून की वापसी इस बार जोरदार तरीके से हुई है। प्रयागराज में रात से ही लगातार बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। हालांकि मौसम के बदले हुए मिजाज ने उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को काफ़ी राहत दी है। बारिश की वजह से तापमान काफ़ी नीचे आ गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। हालांकि जलभराव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के कई इलाके बारिश की वजह से डूब गए हैं। कई इलाकों में, कई बस्तियों में घुटनों पानी भर गया है। हालांकि रात से जो है लॉकडाउन हो गया है, इसलिए सड़कों पर जो है पहले से ही सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश की वजह से पुलिस को, प्रशासन को खास कवायद नहीं करनी पड़ रही है। लोग खुद ब खुद घरों के अंदर कैद हैं, लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चौक इलाके में। आम दिनों में यहाँ खासी चहल पहल होती है, सुबह के वक्त ही काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से और साथ ही साथ
साथ बारिश की वजह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रयागराज में सावन के पहले दिन सोमवार के दिन सुबह के वक्त हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उसके बाद से मौसम का मिजाज एकदम बदला हुआ था। तेज धूप निकलती थी, तापमान काफी बढ़ गया था और सबसे बड़ी बात कि उमस भरी गर्मी की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लोग बेहाल हो गए थे, कूलर और पंखे दोनों बेकार साबित हो रहे थे, लेकिन रात से हो रही बारिश ने लोगों को काफी राहत दी है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बारिश की वजह से संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को खासी राहत मिली है, लेकिन जगह जगह जो जलभराव हो रहा है उसने सरकारी अमले के दावों की पोल भी खोलकर रख दी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप